गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों, मैं हूं आपकी एजुकेटर पूर्णिमा आतर सिंह और हम आपकी वर्कशीट नंबर 7 करेंगे। सामाजिक विज्ञान की ये वर्कशीट है, क्लास आपकी 8th है। व्यापार से साम्राज्य पाठ नंबर 2 हम पढ़ रहे थे, जिसमें हमने पढ़ा था कंपनी का फैलता शासन। पिछली वर्कशीट में हमने क्या पढ़ा था बच्चा? पिछली वर्कशीट में हमने देखा था कि किस तरीके से जो ब्रिटिश हैं, ठीक है, उन्होंने क्या किया था। उन्होंने पहले प्लासी का युद्ध हुआ, फिर बक्सर का युद्ध हुआ। बक्सर के युद्ध में उनको बंगाल का, ठीक है, दीवानी राइट मिल गया था, दीवानी अधिकार मिल गया था उनको, जिससे वो किसानों से राजस्व प्राप्त कर सकते थे। अब उसके बाद क्या होता है, बक्सर के युद्ध में, बक्सर की युद्ध की लड़ाई के बाद जो रियासतें थी, ठीक है, और वहां पे उन्होंने क्या किया, जो राजा थे उनके नीचे अपना एक दरबार में अपना एक बंदा रख दिया, जिसको रेजिडेंट कहा जाता था। और जो रेजिडेंट था, जो बंदा था, वो कंपनी के हित की ही बातें किया करता था। वो दरबार में सिर्फ इसलिए था कि कंपनी के अहित में कुछ ना हो सके, और ऐसा अगर कुछ हो भी रहा है तो वो कंपनी को इन्फॉर्म कर सके। एक और चीज हुई जिसको कहा गया सहायक संधि। सहायक संधि में जो राजा, क्योंकि उस टाइम पे काफी युद्ध होते थे, तो इन्होंने राजाओं को बहका लिया कि भाई अगर आप हमारी जो फोर्स है, हमारे सैनिक अगर आप अपने दरबार में रखते हो, अगर आप अपनी सेना जो है हटा लेते हो, सेना को बंद कर देते हो और हमारी सेना अपने दरबार में रखते हो, तो हम आपका बाकी राजाओं से युद्ध में क्या करेंगे, मदद करेंगे, आपको हारने नहीं देंगे। तो जो राजा इस संधि को एक्सेप्ट कर लेता था, इस संधि को मान लेता था, तो क्या होता था फिर, इनकी सेना रहती थी उसके दरबार में, रेजिडेंट भी रहता था, और जो राजा होता था ना, उस सेना को मेंटेन करने के लिए, ठीक है, इनको पैसे देने होते थे, अंग्रेजों को पैसे देने होते थे राजा को। और राजा कभी कभी इतने ज्यादा पैसे देने होते थे कि राजा कभी कभी चूक जाता था। अगर कभी वो चूक जाता था तो ये राजा की जो हिस्सा था ना, उसके राज्य का कुछ हिस्सा ये लोग खुद ले लेते थे। तो इसी तरीके से इनके हिस्से में कुछ 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 करके बहुत सारे राजाओं का, राज्यों का हिस्सा आने लगा, तो जिससे इनका जो है टेरिटरी भी इनको मिलने लगी, क्षेत्र भी इनको मिलने लगे, ठीक है। तो यानी कि यहाँ पे देखो, बक्सर की लड़ाई के बाद ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारतीय रियासतों में कंपनी के राजनीतिक और व्यावसायिक प्रतिनिधि, जिन्हें रेजिडेंट कहा जाता था, तैनात कर दिए गए, ठीक है। तो उसके बाद कंपनी के हितों की रक्षा करता था, भीतरी मामलों में भी दखल देता था कि कौन राजा बनेगा, क्योंकि ये लोग ये चाहते थे कि राजा ऐसा बने जो इनकी ही बात माने, जो इनके ही इशारों पर नाचे। फिर सहायक संधि की बात आई, सहायक संधि थोप दी गई, ठीक है। इसके लिए क्या होता था, एक सहायक सेना का रख रखाव किया जाता था, जिसमें भारतीय शासक रकम देते थे जिसको रखने के लिए। अगर रकम अदा करने में चूक गए तो भाई ये क्या करते थे, जुर्माने के तौर पर उनके इलाके को अपने में मिला लेते थे, अपने कब्जे में लेते थे, ठीक है। इसी तरीके से वहां के एक गवर्नर रिचर्ड बेल्जली ने अवध के नवाब को 1801 में अपना आधा इलाका देने के लिए मजबूर किया था। फिर हैदराबाद के भी कई इलाके छीन लिए गए थे। अब इनके पास तो सेना भी हो गई, ठीक है, क्योंकि इनके देश की सेना यहाँ पे आ चुकी है, और अब ये डायरेक्ट ही लड़ाइयां लड़ने लगे। पहले तो राजा राजा को लड़वाते थे, अब ये डायरेक्ट लड़ाई लड़ने लगे, जैसे कि टीपू सुल्तान के साथ। मैसूर में टीपू सुल्तान एक बहुत ही बढ़िया राजा थे। इन्होंने कहा कि भाई मैं अपने राज्य से तुम्हें व्यापार नहीं करने दूंगा, और अपने राज्य के जो व्यापारी थे उनको भी मना कर दिया कि भाई तुम भी इनके साथ व्यापार नहीं करोगे। इस बात से, जैसे लकड़ी, काली मिर्ची, ये चंदन की लकड़ी वगैरह, इनको बंद कर दिया, व्यापार नहीं करने दिया। और जो स्थानीय सौदागर थे, ठीक है, उनको भी मना कर दिया। अब इस बात से अंग्रेजों को बहुत गुस्सा आया, तो इन लोगों के साथ, और दूसरी बात ना, इन्होंने ये जो फ्रांसीसी व्यापारियों के साथ भी बहुत बढ़िया संबंध बन गए थे इनके, टीपू सुल्तान के। तो ये बात भी अंग्रेजों को बर्दाश्त नहीं हो रही थी, तो उन्होंने टीपू सुल्तान के साथ युद्ध लड़े। 4 युद्ध लड़े गए, और चौथे युद्ध में जो थे टीपू सुल्तान मारे गए। अब उन्होंने क्या किया, ये ना एक और काम करते थे कभी भी ना, मतलब अपना रूलर जो है ना, मतलब अपना अंग्रेज को कभी भी गद्दी पर नहीं बिठाते थे, क्योंकि इंडिया लोगों को लगेगा कि भाई, मतलब बिठाते तो भारतीय राजा को ही थे, लेकिन ऐसे को बिठाते थे जो बिल्कुल इनका, मतलब इनकी इनके इशारों पे ही नाचे। तो फिर इन्होंने क्या किया, इन्होंने वोडियार राजवंश के हाथों में अब एक बंदा बिठा दिया राजा, और मैसूर पर सहायक संधि थोप दी गई, ठीक है। अब मराठ फिर आता है, मराठे रह गए थे। मराठे बहुत ही बढ़िया तरीके से आगे प्रोग्रेस कर रहे थे। मराठों का सपना था कि हम पूरे देश पे राज करेंगे और भारत को एक बना के छोड़ेंगे। लेकिन तीसरी पानीपत की जो तीसरी लड़ाई हुई 1761 में, उसमें मराठों का ये सपना चूर चूर हो गया। उन्हें कई राज्यों में बांट दिया गया था। सिंधिया, होलकर, गायकवाड़, भोसले जैसे अलग अलग राजवंशों के हाथ में आ गई थी। ये सरदार जो थे ना, पेशवा के नीचे आते थे, और एक राजमंडल के सदस्य थे, यानी कि कॉन्फेडरेसी के सदस्य थे। ये जो राजमंडल था, इसका एक प्रमुख होता था जो पुणे में रहता था। महादी सिंधिया और नाना फडणवीस 2 प्रसिद्ध मराठा योद्धा थे,
ठीक है। अब इनके साथ ये लड़ाइयाँ होनी शुरू हुई एक तरीके से। देखो 1761 के बाद से लेके ये इन लोगों के ऊपर जो कब्जा पूरा हुआ वो 1817 से 1900 में ये 1817 से 1819 में ये कब्जा जाके पूरा हुआ। इस तरीके से तीसरे अंग्रेज मराठा युद्ध में मराठों की ताकत को पूरी तरह से कुचल दिया गया। पेशवा को पुणे से हटाकर कानपुर के बिठूर में पेंशन पर भेज दिया गया। अब विंध्या के दक्षिण में स्थित पूरे भाग पर कंपनी का ही राज हो चुका था। तो इस तरीके से इन लोगों ने धीरे धीरे करके सारी जो टेरिटरीज थी भारत की वो अपने नीचे ले ली थी। ठीक है बच्चा, तो अभी चलते हैं हम आपकी आंसर्स करेंगे। बिल्कुल सेम ही क्वेश्चन पूछे गए हैं जो मैंने आपको स्टोरी सुनाई है उसी में से। ठीक है, मैंने काफी छोटे करने की कोशिश की है आंसर्स को, लेकिन इससे छोटे नहीं किए जा सकते बच्चा, क्योंकि फिर आपका आंसर ठीक नहीं होगा। ईस्ट इंडिया कंपनी ने सहायक संधि के द्वारा भारतीय रियासतों पर कैसे कब्जा किया? सहायक संधि स्वीकार करने के बाद भारतीय शासकों को अपने क्षेत्र में ब्रिटिश सेना रखनी होती थी और उनके रख रखाव के लिए भुगतान भी करना होता था। यदि भारतीय शासक भुगतान करने में विफल रहे या चूक गए तो उनके क्षेत्र का एक हिस्सा दंड के रूप में छीन लिया जाता था। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट पे। अंग्रेज टीपू सुल्तान से क्यों आग बबूला थे? इस लड़ाई के क्या परिणाम हुए? टीपू सुल्तान ने अपने राज्य के बंदरगाहों के माध्यम से, ठीक है, चंदन, काली मिर्च, इलायची के निर्यात को रोक दिया था कि भाई मैं अपने यहाँ से व्यापार नहीं करने दूंगा। और साथ में जो स्थानीय व्यापारी थे ना उनको भी मना कर दिया था। उन्होंने फ्रांसीसियों के साथ भी घनिष्ठ संबंध बना लिए थे। इसी कारण टीपू और अंग्रेजों के बीच 4 युद्ध हुए। अंत में श्रीरंगपट्टनम की 1799 की लड़ाई में टीपू सुल्तान मारा गया। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट पे। मराठा संघ के प्रमुख राजवंश कौन थे? ये संघ किस प्रकार से शासित था? मराठा संघ के 4 प्रमुख राजवंश थे, सिंधिया, होलकर, गायकवाड़, भोसले। इन्हें एक पेशवा प्रधानमंत्री के तहत एक संघ में रखा गया था। पेशवा ही संघ का सैन्य और प्रशासनिक प्रमुख था तथा पुणे में रहता था। ठीक है, ईस्ट इंडिया कंपनी ने मराठों को किस प्रकार अपने अधीन किया था? ईस्ट इंडिया कंपनी और मराठों के बीच कई युद्ध हुए थे। पहले युद्ध में कोई स्पष्ट विजेता नहीं आया था, यानी कि कोई भी जीता नहीं था और युद्ध कई मोर्चों पे लड़ा गया था। और इसके बाद जो दूसरा युद्ध हुआ उसमें उड़ीसा, आगरा और दिल्ली के कई क्षेत्र जो थे अंग्रेजों के हाथ में आ गए थे। फिर 1817 से 1819 के तीसरे अंग्ला मराठा वार में मराठा की शक्ति को बिल्कुल कुचल दिया गया था। ये हार गए थे और मराठा को अपने अधीन ले लिया था ईस्ट इंडिया कंपनी ने। ठीक है बच्चा, तो ये हो गई है हमारी आज की वर्कशीट। आई होप सो आपको अच्छे से समझ में आई होगी। और अगर कोई डाउट है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है, समझ में आया है, तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। चैनल को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू, हैव ए नाइस डे, मे गॉड ब्लेस यू।